सभी साथियों को रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप तब तक ज़रूर से ज़रूर करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपके फाइनली रिजल्ट से संबंधित कोई सूचना या रिजल्ट ना आ जाए। बस रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों चीज़ें मेंटेन रखिए। इन्हीं दोनों के कारण आप अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं, और यही आपके सफलता के साथ रहेंगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। क्योंकि रेगुलरिटी, देखिए, रेगुलरिटी तो हर काम में बहुत ज़रूरी होती है। जब रेगुलरिटी हर काम में बहुत ज़रूरी होती है, तो रेगुलरिटी के साथ पेशेंस भी ज़रूरी इसलिए होता है कि क्योंकि अभी जैसे हम यूपी टेट की ही बात करें, कि यूपी टेट अभी आपका जो जनवरी की डेट आई थी काफ़ी पहले, लेकिन आयोग के अध्यक्ष ना होने की वजह से कहीं न कहीं वो डेट तो वही है, लेकिन फॉर्म वगैरह की कोई भी नोटिफ़िकेशन की कोई सूचना नहीं है। हालाँकि आगामी हफ़्ते 10 दिन में सूचना मिल जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम अब उस डेट में हो तो ये नहीं कह सकते हैं एकदम हम लोग अब। तो बस यही पेशेंस चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम की डेट्स आती हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो डेट बढ़ जाती हैं। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, रेगुलरिटी में तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम की डेट है और फिर वो कैंसिल हो गया, तो पेशेंस वो कहीं न कहीं ब्रेक होता है। तो बस पेशेंस को बनाए रखिए। अगर देखिए पेशेंस आपका गड़बड़ाएगा, तो आपकी कहीं न कहीं जो आपकी रेगुलरिटी है वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ाएगी। तो इसीलिए रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक चीज़ के लिए। कोई भी काम करना है रेगुलरिटी पेशेंस के साथ, अगर परेशान होके करेंगे तो कहीं न कहीं वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का, जो डेली देखिए मेरे चैनल पर आपको शाम को 6:15 पर एक दिन आपको यूपी जीके और एक दिन आपको ईवीएस की सीरीज़ मिल रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे होमगार्ड वाले साथियों के लिए, यूपी टेट वाले हमारे भाई-बहनों के लिए, सीटेट वाले भाई-बहनों के लिए, होमगार्ड वाले भाई-बहनों के लिए, लेखपाल वाले भाई-बहनों के लिए, कांस्टेबल वाले भाई-बहनों के लिए, मतलब सभी परीक्षाओं के हेतु रामबाण एकदम आपके लिए सीरीज़ चल रही है। डेली शाम को 6:15 पर एक दिन आपका यूपी जीके और एक दिन आपका ईवीएस। देखिए, ब्रॉड है सिलेबस, सिलेबस ज़रूर ब्रॉड है, बस उसमें सिलेक्टेड पढ़ना है, चयनित पढ़ना है। तो वही चयनित आपको देने की कोशिश की जा रही है कि आपको कम समय में, जैसे होमगार्ड की डेट आ गई 25, 26, 27 अप्रैल, 4 महीने का आपके पास समय है, तो आपको इन्हीं 4 महीनों में पूरा पढ़ना भी है और कम से कम 2 बार रिवाइज़ करना है और मॉक टेस्ट ये सब लगाने हैं। तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, तो बस वही सिलेक्टेड आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वीडियो तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो यूपी टेट 2026, एक आपके लिए करीब 20-25 क्वेश्चन की एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव पीछे के वीडियो में दिए गए थे। तो आज का वीडियो है यूपी टेट 2026 पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ, पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए, जो यूपी टेट, सी टेट, होमगार्ड, लेखपाल, कांस्टेबल, एसआई, सभी के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए कह सकते हैं हम लोग। बहुत रामबाण एकदम आपके ये 50 क्वेश्चन है। अगर इस 50 क्वेश्चन में आपने आराम से 40 अगर गिरा लिया, आप मेरे साथ इसके आंसर ज़रूर बता रहिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए करिए। तो सभी परीक्षाओं हैं तो आपके लिए रामबाण प्रश्न है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो, जो कि आपके सामने आने वाला है। तो आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए। तो ये देखिए आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन आपके। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ये बहुत, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेगुलर रूप में आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जीवाणु, लाइकेन, कलक, कवक और शैवाल। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है लाइकेन। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन। वनों वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं लाइकेन। और लाइकेन से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन और आता है कि किसके इंडिकेटर होते हैं, किसके ये सूचक होते हैं? ये सूचक होते हैं प्रदूषण के। किसके सूचक होते हैं? प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन जुड़ गए हैं कि वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं क्या? लाइकेन। तो लाइकेन किसके प्रदूषक होते हैं? सूचक होते हैं, सॉरी। तो लाइकेन सूचक होते हैं प्रदूषण के।
जी हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाइकेन प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन इसमें देखिए हो गए हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें सभी में लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेमना, लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ और जलकुंभी। तो जल्द से जल्द इसमें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? 4 ऑप्शन, लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ और जलकुंभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जलकुंभी। जी हाँ, जलकुंभी की वजह से, जलकुंभी की वृद्धि की वजह से हुसैन सागर झील नष्ट हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो हमारे पौधे मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान वाले हमारे जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन। पहला आपके सामने ऑप्शन मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, दूसरा ऑप्शन, तीसरा जीरोफाइट, फिर आपका हेलोफाइट। तो आपका जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? तो जल्द से जल्द अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब मरुस्थल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट। और जो ये अगला ऑप्शन दिया है हेलोफाइट, हेलोफाइट जो लवणीय मृदा होती है, जो लवण मतलब जहाँ पर नमक की मात्रा वाले एरिया होते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट। फिर आते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट फाइट कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल, ठीक है, तो हाइड्रोफाइट जली, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए ये, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस जरूर से जरूर रिवाइज करिएगा। इन 50 क्वेश्चन में आप में 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो पहला ऑप्शन काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू या बजरी। तो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त मिट्टी है, वो मिट्टी है आपकी दोमट मिट्टी। जी हाँ, दोमट मिट्टी पादप वृद्धि हेतु यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए, पादप की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोमट मिट्टी है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आंसर बताइए। अगला प्रश्न हम लोग अगली स्लाइड में आते हैं। प्रश्न नंबर 5, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए देखिए 4 ऑप्शन, गुरुत्वीय जल, आर्द्र जल, केशिकीय जल, सॉरी ये कोशिकी लिख गया है, इसमें केशिकीय होगा। फिर आता है चौथा नंबर क्रिस्टलीय जल। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो जल्दी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आप सीरीज आपके लिए, होमगार्ड, लेखपाल और कह सकते हैं यूपी टेट, सी टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके जो 4 ऑप्शन आपके सामने, गुरुत्वीय जल, आर्द्र जल, केशिकीय जल, क्रिस्टलीय। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर वो है कोशिकीय जल, यानी सॉरी केशिकीय जल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी वाटर। जो इसका सही आंसर है वो केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर, ठीक है। कैपिलरी वाटर मतलब केशिकीय जल, सॉरी। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं, मतलब कैपिलरी वाटर। जो हम, अगर हम प्लांट देखें तो प्लांट देखिए कुछ ऐसा मान लीजिए, अगर प्लांट है तो ये, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, और नीचे ये यहाँ हमारे रूट होती है, जड़ होती है। और रूट में जो हल्की हल्की ऐसे छोटी छोटी जो रेशे निकलते हैं उनको कहते हैं केशिकी। तो पौधे जो जल अवशोषित करते हैं, इन्हीं
जल इन्हीं रेशों से, इन्हीं जो रेशे कह सकते हैं, इन्हीं को ही केशिकाएं बोलते हैं। इसी जल को पौधे अवशोषित करते हैं। और जो यहाँ पर एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, तो इन दोनों के क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये आप सीधे सीधे देखिए, जा से होता है जाइलम, जा से जाइलम, तो जा से जाइलम और जा से जल। जब पौधे जो केशिकी वाटर ले जाते हैं, अवशोषित करते हैं, तो इसी जाइलम के थ्रू वो पेड़ों के, पौधों के अन्य भागों में जाता है। ठीक है, तो जा से जाइलम, जा से जल। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य, जो हमारा कैपिलरी वाटर, जो केशिकी जल आता है नीचे से, उसको पेड़ों के अन्य भागों में पहुंचाना। ये जा से जाइलम, जा से जल। फिर इसमें होता है फ्लोएम, फा से फ्लोएम, और फा से आपका फल। ठीक है, या फा से फूड कह सकते हैं, फा से फ्लोएम, या पी से फ्लोएम, और एफ से फूड होता है वैसे तो, लेकिन आप ऐसे करते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, फा से फ्लोएम, फा से फूड। ठीक है, तो फ्लोएम का कार्य है, और फ्लोएम जो है, जो खाना जो बनता है पेड़ों का, वो पेड़ों के अन्य भागों में ले जाते हैं। तो जा से जाइलम यानी जल, फा से फ्लोएम मतलब फूड। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये पौधे जो अवशोषित करते हैं जल, वो होता है केशिकी वाटर। तो आपको जाइलम फ्लोएम के भी कार्य मैंने बता दिए, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 6 नंबर का आपका प्रश्न है। फिर हम लोग 6 नंबर प्रश्न में आपका जो दिख रहा है, घास स्थलीय। 6 नंबर का आपका जो प्रश्न है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये पिरामिड वाले क्वेश्चन। यूपी टेट, सी टेट और लेखपाल, होमगार्ड के लिए तो रामबाण क्वेश्चन है ये पिरामिड वाले। घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, कोई नहीं इनमें से, या उपयुक्त दोनों। तो कैसा होता है घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या जो पिरामिड होता है, वो सीधा सीधा क्या होता है? सीधा होता है। वो क्या होता है? सीधा। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड, इसको देखिए आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, सा से संख्या और सा से सीधा। ठीक है, घास स्थलीय पारितंत्र में जहां पर आप संख्या देखें, तो आप सीधा सीधा वो सीधा लगा दीजिए, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका 7 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर आता है 7 नंबर का प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कि दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सदैव सीधा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, वो क्या होता है? तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड, ऑप्शन सीधा, फिर उल्टा, उल्टा सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर इसमें है वो है उल्टा। तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आते हैं, ये देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट के लिए तो रामबाण है, होमगार्ड के लिए रामबाण है एकदम। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो खाद्य जाल मतलब फूड वेब होता है। खाद्य श्रृंखला देखिए ऐसे ऐसे बनती हैं, ऐसे करके, और जो जाल होता है ऐसे ऐसे एक नेट टाइप का बन जाता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? वो होता है एक दिशी, कि द्विदिशी, कि त्रिदिशी, कि चतुर्दशी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक दिशी, सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, एक से एक जानदार, एक से एक शानदार आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। देखिए, 50 क्वेश्चन इकट्ठा करने के लिए जो मुझे पढ़ने पड़े, वो मुझे लगभग 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़े, कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकते हैं जो आपको सीधे सीधे परीक्षा में मिल जाए। फिर हम लोग आते हैं, एक खाद्य स्तर से दूसरे में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, कितने % का होता है? ठीक है, तो यह जो आप फूड चेन देखते हैं, जो फूड चेन बनती है, जो ऐसे डायरेक्शन बनती है फूड चेन में, तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्रथम श्रेणी कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऐसे होते हैं सब। तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितने % होता है? तो आपके सामने ऑप्शन जो है 20%, 30%, 80% या 90%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट आंसर है वो 90%। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर
ऊर्जा का ह्रास 90% हो जाता है। तो देखिए कोई चीज होती है 100%, जब 90% इसका ह्रास हो रहा है तो कितने परसेंट बची, वो बची 10%। तो इसका भी क्वेश्चन बना है, वो भी आपके लिए आगे आ रहा है अभी। ये देखिए अगला क्वेश्चन इसका यही है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे में जाने पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। उसमें था कि यहां से यहां जाने कितनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, मतलब कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, और ट्रांसफर कितनी ऊर्जा हो रही है। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर कितनी हो रही है, तो ट्रांसफर जो ऊर्जा हो रही है वो केवल ऊर्जा होती है आपकी ट्रांसफर 10%। जो आपका तीसरा ऑप्शन है 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है 10% ऊर्जा, और 90% का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, मतलब उसका खत्म हो जाती है वो। तो इसका एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 10% आपकी ऊर्जा स्थानांतरित हुई है, ट्रांसफर हुई है, ठीक है, तो इसका जो नियम है, जो 10% ऊर्जा स्थानांतरण को किसने सबसे पहले देखकर उसका नियम दिया कि 10% ऊर्जा ही इसमें स्थानांतरित होती है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर। तो जो 10% का जो नियम है, जो 10% लॉ करके भी आता है कि 10% लॉ, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 10%। और 10% लॉ किसने दिया, तो 10% लॉ दिया है लिंडमान, जो ऑप्शन में आएगा आपके लिए लिंडमान। और अगर पूरा नाम कहीं कहीं दिया होगा तो पूरा नाम दिया होगा रेमंड लिंडमान। रेमंड लिंडमान ने 10% ऊर्जा ट्रांसफर का नियम दिया था, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लवड़ी मृदा वाले पौधों को कहते हैं, लवण मतलब जहां पर साल्ट होता है, साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा होती है, नमक की मात्रा वाले पौधों को क्या कहते हैं। जहां लवड़ी मृदा होती है उसको क्या कहते हैं, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। पहला हेलोफाइट, फिर दूसरा लिथोफाइट, फिर मेलोफाइट, और फिर मिजोफाइट। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन चलते हैं, इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए उस क्वेश्चन का। तो जो लवड़ी मृदा वाले हमारे पौधे होते हैं उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेलोफाइट, ठीक है। हेलोफाइट को हम लोग कहते हैं लवड़ी मृदा वाले पौधे कहते हैं। लिथोफाइट जो चट्टानों पर पौधे उगते हैं उनको कहते हैं। मिजोफाइट मतलब मरुद्भिदी पौधे उनको कहते हैं, ठीक है। मेलोफाइट ऐसा कोई खैर शब्द शायद नहीं होता है, तो मेलो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेलोफाइट। लवणी मृदा वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। जो बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं, जो अधिकतम तापमान होता है वो किस स्तर पे होता है, तालाब के किस स्तर पे या जलाशय के किस स्तर पे। तो पहला ऊपरी स्तर, मध्य स्तर, निचला स्तर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऊपरी स्तर। ऊपरी स्तर पर जो वृहद जलाशयों में अधिक तापमान कहाँ पर होता है, तो होता है ऊपरी स्तर पर, ठीक है। हम लोग आते हैं फिर 14वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं। मृदा का वह स्तर जिसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है, मृदा का वह स्तर जिसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन बहुत आता है, और आपके लिए मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूं, आप सीधे सीधे एक वर्ड से उसका आंसर पकड़ लेंगे। तो देखिए मृदा का वह स्तर जिसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ हैं, या इसमें जो क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि मृदा परिच्छेदिका का वह संस्तर, मृदा परिच्छेदिका का वह संस्तर मतलब लेयर या परत जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ए स्तर, बी स्तर, आर स्तर, ओ स्तर। तो देखिए ओ कार्बनिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक, तो ओ से ऑर्गेनिक, ओ से स्तर। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओ स्तर, या ओ संस्तर भी बोल सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन आता है, ओ संस्तर या ओ स्तर, ठीक है। तो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने देखिए पीछे कहा था 10% जो आपका लॉ था वो किसने दिया था, तो उसका देखिए ऑप्शन में लिंडमान। तो पूरा पूरा नाम कभी लिख के आता है तो रेमंड लिंडमान भी लिख के आता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। फिर अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए चल रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर इसको कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब पारितंत्र में ऊर्जा सर्वप्रथम किससे मिलती है, सबसे ज्यादा किससे मिलती है, सारी चीजें। तो एटीपी, हरे पौधे, पर्णहरित, या सूर्य का प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सभी को पता होगा
इसका जो करेक्ट आंसर है वो सूर्य का प्रकाश है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इकोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे, या इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, चार ऑप्शन, रिटर, ओडम, हैकल, न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ई हैकल नाम से भी ऑप्शन आएगा इसका, या अर्नेस्ट हैकल भी कह सकते हैं, या हैकल, तीनों तरह से आपके क्वेश्चन इसके ऑप्शन होंगे। केवल हैकल भी हो सकता है, ई हैकल भी हो सकता है, और अर्नेस्ट हैकल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान है, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान कहाँ पर है? जो एक पारितंत्र होता है, शैवाल जो कह सकते हैं, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान कहाँ पर है? तो एक पारितंत्र में जो शैवाल, शैवाल क्या होता है? शैवाल आप जानते हैं देखने में कैसा कैसा होता है? देखने में होता है हरा, या काई जैसा बोलते हैं, काई जैसे को क्या कहते हैं? शैवाल। तो देखिए, जो चीज हरी है तो उसमें उसका स्थान कहाँ पर होगा? हरा मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे हरे होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो शैवाल का स्थान एक पारितंत्र में क्या है? उत्पादक का है, प्रोड्यूसर का है। ठीक है, एक पारितंत्र में शैवाल का जो स्थान है, वो जो शैवाल का स्थान है वो है आपका प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब जो, मान लीजिए दो कम्युनिटी रह रही हैं, ये जो बीच का जो एरिया जो है ये संक्रांति क्षेत्र होता है, दोनों का थोड़ा सा मिला जुला क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इकोटोन। ठीक है, सीधे सीधे आपके लिए क्वेश्चन, उसको कहते हैं इकोटोन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, आप सभी को पता होगा, सूर्य है, या सूर्य का प्रकाश, सूर्य। ठीक है, फिर आगे आते हैं, आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? आर्द्रता किससे ज्ञात की जाती है? आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हम लोग चलते हैं, तो ये देखिए आपके लिए चार ऑप्शन, बैरोमीटर, अमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो चार ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर जल्द से जल्द इसमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? तो देखिए, बैरोमीटर से हम लोग वायुदाब नापते हैं, अमीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते हैं, थर्मामीटर से हम लोग तापमान नापते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और आगे भी पूछे ही जाएंगे। अगला 22, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, कौन सा है, कहाँ पर है? चार ऑप्शन, बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओस्लो। इसका जो देखिए कैसे आप याद सकते हैं, आ से अम्ल वर्षा, आ से अम्ल, और आ से ओस्लो। ठीक है, आ से अम्ल और आ से ओस्लो। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पर विस्तृत रूप में है? भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पर विस्तृत रूप में है, या भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, या भारत में मैनग्रोव की वनस्पति की अधिकता कहाँ पर होती है? तीन तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन, मालाबार दर, सुंदरवन, कच्छ का रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरवन। सुंदरवन में आपके जो मैनग्रोव वनस्पति है वो पाई जाती है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पर? सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरवन कहाँ पर है, या सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वायु एक है, वायु एक है तो वायु क्या है? मिश्रण है, कि यौगिक है, कि तत्व है, कि अपघटक है? तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। जब वायुमंडल में जाते हैं तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? नाइट्रोजन लगभग 78%, और आपकी ऑक्सीजन लगभग 21%, या एग्जैक्ट बोले तो 20.09%, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी इन गैसों का क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? तो आईयूसीएन क्या है? सबसे पहले तो यही जानना है कि आईयूसीएन की स्थापना कब हुई, और आईयूसीएन है क्या? तो आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन का हम लोग सबसे पहले फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो आईयूसीएन की स्थापना कब हुई? 1948। कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए ये संघ एक बना था, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। अगला चलते हैं, जलवायु परिवर्तन मिशन सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन मिशन जो शुरू किया था वो शुरू किया था तमिलनाडु ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन मिशन सबसे पहले किसने शुरू किया? तो सबसे पहले
जलवायु परिवर्तन मिशन जो शुरू किया, वो शुरू किया किसने शुरू किया? वो शुरू किया तमिलनाडु ने। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक अधिक घनत्व किस मंडल में है? जो पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक अधिक घनत्व किस मंडल में है? तो देखिए, सर्वाधिक अधिक अधिक घनत्व कहाँ पर होगा? जहां पर ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल में जो परतें होती हैं, देखिए कुछ इस तरह से बनी होती हैं। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर आपका मीजो यानी एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये क्रम होता है। तो जो सबसे पहला मंडल होता है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से देखा जाए तो सबसे पहला होता है वो है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का सर्वाधिक जो अधिक घनत्व होता है वो होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, आगे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आपका। दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? जो हम लोग दैनिक मौसम परिवर्तन देखते हैं, कभी सुबह उठे जैसे, अरे आज तो बहुत कोहरा पड़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखिए हल्की हल्की धूप आ गई, फिर अरे फिर अब तो हवा चलने लगी, फिर अरे बादल आ गए। तो जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वो किस मंडल में होता है? वो जो मंडल होता है वो भी होता है आपका किस मंडल में? तो आपके सामने ऑप्शन है समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो जो मौसम दैनिक परिवर्तन मौसम का किस मंडल में आपको देखने को मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं, तो जो सबसे नजदीकी मंडल आपके सामने होगा, जो पृथ्वी से सबसे पहला मंडल होगा, तो पृथ्वी से सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? वह क्षोभ मंडल। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और जो इसका जो आंसर एक्चुअल आंसर है जो दैनिक मौसम परिवर्तन, वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? सभी को पता भी होना चाहिए, उम्मीद है पता भी होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है किस मंडल में? पहला आपके समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फिर आते हैं हम लोग, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की किरणों को रोकती है कि यूवी रेज को रोकती है? ये दोनों कार्य करती है कि इनमें से कोई नहीं? तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज किरणों को रोकती हैं, जो हमारे डायरेक्टली हमारे टच में आने से रोकती हैं ओजोन परत। क्योंकि डायरेक्टली हमारे टच में आएंगी तो स्किन कैंसर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर ओजोन परत का अपक्षय किससे हो रहा है? ओजोन परत किसके कारण से कम हो रही है या ओजोन परत में छेद हो रहा है? तो जो आपके सामने करेक्ट जो इसका आंसर है, उसका जो आंसर है वो है CFC मतलब कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% किस मंडल में होता है? जलवाष्प की कुल मात्रा का जो 90% होता है वो किस मंडल में होता है? तो वो होता है जो हमारे पृथ्वी के सबसे पास का मंडल यानी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, ये सीधे सीधे आपके लिए पूछे जाते हैं कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज आपके सामने चार ऑप्शन, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, कोई नहीं। तो हवाई जहाज और वायुयानों के जो उड़ाने की जो अनुकूल स्थिति होती है वो होती है समताप मंडल में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। फिर आते हैं, सैटेलाइट किस मंडल में लगाई जाती हैं? जो हमारे सैटेलाइट लगते हैं, जहां से हमारे घर के डिश टीवी या टाटा स्काई या जो भी ये सब डिश टीवी वाले, ये जो भी कह सकते हैं छतरी वाले कनेक्शन होते हैं, अब तो जियो फाइबर जैसे आ गया है, जियो एयर फाइबर। ठीक है, तो सैटेलाइट किस मंडल में लगाए? तो सैटेलाइट लगते हैं हमारे, आपके सामने चार ऑप्शन, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयन मंडल। आयन मंडल में सैटेलाइट लगाई जाती है। फिर आती है अगला प्रश्न, आंधी बारिश ओला की घटना किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, बहिर्मंडल? तो आंधी बारिश ओला हम लोग देख सकते हैं, तो वो सबसे पहला मंडल पृथ्वी से पास वाला वो क्षोभ मंडल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है सारे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर आते हैं हम लोग 36 नंबर, मौसम परिवर्तन वाला मंडल कौन सा है? कहां पर मौसम परिवर्तन हो जाते हैं? मौसम परिवर्तन जैसे मैंने बताया, जो मंडल जहां पर हम लोग देख सकते हैं सारी चीजें, तो मौसम परिवर्तन वाला भी मंडल क्या है? क्षोभ मंडल है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। फिर आता है, उल्का पिंड किस मंडल में जल जाता है?
उल्का पिंड किस मंडल में जल जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल के इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं? तो उल्का पिंड जलते हैं मध्य मंडल में या मीजोस्फीयर में कह सकते हैं। और ये भी इसका एक प्रश्न बनता है कि ठंडा मंडल कौन सा होता है? तो वो भी मध्य मंडल ही सबसे ठंडा मंडल होता है। फिर आते हैं, पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर जल है? पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत ज्यादा है ये, कि 72%, 75%, 17% की 81%। का जो करेक्ट आंसर है वो 71%। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर स्थल है? अब कोई चीज देखिए 100% होती है, जब 71% भाग पर जल है तो स्थल कितना बचा है? इसमें करेक्ट आंसर आपको खुद ही दिख रहा होगा कि स्थल कितना होगा, तो स्थल होगा 29%। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, तो वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो नाइट्रोजन जो आपकी गैस होती है वो होती है आपकी 78%, ऑक्सीजन आपकी 21%, और जो करेक्ट इसका एग्जैक्ट कह सकते हैं 20.09% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 1% से कम आपकी फिर होती है आर्गन। ये सारी गैसें होती है, तो सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन 78%। अगले प्रश्न, वायुमंडल में कितने परसेंट पर ऑक्सीजन है? तो देखिए आपके सामने वो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, सीधे सीधे आपको दिख गया कि 21% पे ऑक्सीजन होती है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42, पृथ्वी को किस ग्रह से नाम से जानते हैं? पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग? तो 4 ऑप्शन, जलीय ग्रह, तापीय ग्रह, खनिज ग्रह, कोई नहीं। तो पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर जल है? तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, तो इसलिए हम इसको जलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? और पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। नीले ग्रह, क्योंकि जल ऊपर से हम लोग देखते हैं तो नीला नीला दिखता है, तो पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी हम लोग कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है, इसलिए सभी श्रेणियों से निवेदन है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से ये मान के चलिए कि 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रखे ही रखे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो आपका क्या है? शायद करेक्ट जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। फिर आते हैं हम लोग सीएफसी के बाद या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का दूसरा विध्वंसक कौन सा यौगिक है? यानी ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद कौन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O। ठीक है, N2O आपके लिए करेक्ट आंसर है। हम लोग वीडियो के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं। ये देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बहुत महत्वपूर्ण सभी के लिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला फिर आते हैं हम लोग बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक हम लोग कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल और डी मतलब बीडी करके इसको आप याद कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट है, उसे याद भी होगा आप सभी को। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर 1985, 1984 या 3 दिसंबर 1986 की इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इसकी जो गैस है वो गैस भी पूछी जाती है कि मिक, मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो हम लोग अब 47 क्वेश्चन हो गए। देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन जो आपके लास्ट आज के स्लाइड के हैं। सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चेरनोबिल किस देश में है? चेरनोबिल किस देश में? जापान, अमेरिका, यूक्रेन। तो यूक्रेन में। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में। यहाँ पर एक परमाणु से संबंधित घटना हुई थी, तो ये इसलिए बहुत फेमस था कि चेरनोबिल किस देश में? तो चेरनोबिल यूक्रेन में है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49, वायु दाब किससे नापा जाता है? वायु दाब किससे नापा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर है, जल्द से जल्द उसमें बताइए कि आप करेक्ट आंसर कौन सा नंबर का है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 2 नंबर है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को नापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापते हैं, थर्मामीटर से तापमान को नापते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मीटर, सेंटीमीटर, की डेसीमीटर, डेसिबल, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता जो नापते हैं वो नापते हैं डेसिबल से। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेसिबल। तो आपके सामने देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हुए, 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आप सभी इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया, इतने क्वेश्चंस को करने के लिए, इन 50 क्वेश्चंस को बनाने के लिए मुझे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन पढ़ने पड़े। तो मैंने हमेशा जैसे कहा है कि मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना कितना है वो सिलेक्टेड मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जो भी मैंने इसकी एक ईवीएस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यूपी जीके की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर यूपी जीके पढ़ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई भी नोटिस की जानकारी अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली मैं एडवर्टाइजमेंट करके एक मेरा प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से जो भी अपडेटेड नोटिस आते हैं किसी भी जॉब से संबंधित आपको अवगत करा दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा। मैं आपके लिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। वैसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।